नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाले मौलाना को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाने वाले मौलाना खलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी मंगलवार की रात मेरठ से हुई। यूपी एटीएस का दावा है कि मौलाना खलीम को अवैध विदेशी फंडिंग हासिल हुई और उसने मदरसों की फंडिंग की है। पुलिस के मुताबिक मौलाना ने मदरसों की आड़ में धर्मांतरण कराने और शरीयत का कानून लागू करने की कोशिश की है। यूपी एटीएस ने मौलाना खलीम सिद्दीकी का कनेक्शन जून में गिरफ्तार हुए उमर गौतम से जोड़ा है। हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि यूपी चुनाव के पहले मौलाना की गिरफ्तारी मुसलमानों पर अत्याचार है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है, क्या मौलाना खलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी धर्मांतरण के धंधे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है या फिर यह चुनावी चाल है? धर्मांतरण का धंधा, विदेश से चंदा, इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार ये मौलाना खलीम सिद्दीकी है। आरोपों के मुताबिक मौलाना सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चलाता था। यूपी एटीएस के दावों के मुताबिक जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाने वाले मौलाना सिद्दीकी को विदेशों से चंदे मिले, जिसे उसने धर्मांतरण के धंधे में लगाया। मौलाना खलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना खलीम शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण के रैकेट को चलाता था। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना खलीम सिद्दीकी के कारनामों की जानकारी जून में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी की तफ्तीश के दौरान हासिल हुई। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी पर मूक बधिर छात्रों के अवैध धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगा था। आरोपों के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी एजेंट आईएसआई की फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। जांच के दौरान पता चला कि उमर गौतम और उसके साथियों को ब्रिटेन के अल-फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए मिले। अब मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना खलीम की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक मौलाना खलीम के ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपए विदेशी चंदे मिले, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। यूपी एटीएस के मुताबिक वो सिर्फ अवैध धर्मांतरण में ही नहीं लगा था, बल्कि उसका एजेंडा इससे बड़ा था। मौलाना खलीम लोगों के बीच इस विश्वास को जागृत करता है कि शरीयत के अनुसार बनी व्यवस्था ही सबको न्याय दे सकती है और इस बात को समझाने के लिए मौलाना खलीम 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत के अनुसार ही निपटाने की बात पे बल देता था। मौलाना खलीम सिद्दीकी मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर में बड़ा नाम था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी 2022 के यूपी चुनाव से पहले हुई है और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बयान ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक तूल दे दिया है। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद भी अब इस पूरे मामले में मैदान में कूद पड़े हैं। शफीकुर रहमान की ओर से कहा गया है कि दरअसल मुसलमानों को टारगेट करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। उनकी ओर से कहा गया है बीजेपी सरकार का काम मुस्लिमों को परेशान करना है
और इस तरह से मुसलमानों के नाम पर शफीकुर रहमान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह दोनों ही बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। वो इस पूरे मामले को चुनाव से जोड़कर देखते हुए नजर आ रहे हैं। शफीकुर रहमान की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, सुनिए। न तो ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। तो क्या चुनाव के ठीक पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर पुलिस कर रही है अपना काम? लेकिन आदत है सियासत की हर मुद्दे पर अपनी बात को कहना। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी की ओर से एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे कुछ ही देर में। और आरएसएस के जानकार विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, शफीकुर रहमान साहब को भी आपने सुना, समाजवादी पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सवाल किए हैं और कहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इसलिए चुन चुनकर अब बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और सपा सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि दरअसल बीजेपी का काम ही है मुसलमानों को परेशान करना। क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे इन लोगों को आप? चित्रा जी, ये जो दोनों नेता आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिन्होंने बोला है, जरा इनकी पृष्ठभूमि तो देख लीजिए, इनकी फितरत तो देख लीजिए, खुद ब खुद तस्वीर साफ हो जाएगी। अमानतुल्लाह खान उस जमाने में जब सीएनआरसी का आंदोलन चला, दिल्ली में दंगा हुआ, इनके किस प्रकार की संलिप्तता आई थी, इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हुई, वो आकर आज बनने लगे मुस्लिमों के सबसे बड़े पैरोकार। तो यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को पहले स्पष्ट करना होगा कि उनके उप मुख्यमंत्री और सांसद जाकर अयोध्या में दर्शन करते हैं, वो उनका असली चेहरा है या अमानतुल्लाह खान उनका असली चेहरा है। और दूसरे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग, अरे इनका पूरा तारुफ तो कराना चाहिए। तालिबान के तलबगार, तालिबान की जो शिक्षाएं हैं उनके हिकमत यार, यही तो है ना वो जो बोले थे कि तालिबान आजादी की लड़ाई लड़ा है। इसका मतलब इनकी अंदरूनी फितरत क्या है? अंदरूनी फितरत तो ये है जो तालिबान के साथ हो रहा था, इसलिए इनके दिल में दर्द हो रहा है। अब मैं बिल्कुल एक टेक्निकल बात पे आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है, यूपी पुलिस ने, उसने अभी तक जिन 6 लोगों पे कार्रवाई की है, 4 को चार्जशीट कर दिया है। जब पुलिस चार्जशीट करती है तो तथ्यात्मक आधार के ऊपर करती है। हम उस तरीके से नहीं है जैसे इनकी सरकारों में होता था कि मुजफ्फरनगर के जमाने में ये चार्जशीट कर ही नहीं पाए, केवल आरोप लगा के छोड़ दिया। या हमारी सरकारों को, जब यूपीए की सरकार थी तो तथाकथित हिंदू आतंकवाद के मामले पर चार्जेस ही नहीं फ्रेम कर पाए 6-6, 8-8 साल तक, 2006 से 2014 तक चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसमें कार्रवाई की, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की और चार्जशीट कर दिया है। अब इसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी होगा न्यायालय में सामने। अनुराग भदौरिया जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने देते, इतनी जल्दबाजी शफीकुर रहमान साहब को हर मुद्दे पर कूदने की क्यों रहती है? क्योंकि उस शख्स के तमाम वीडियोज उपलब्ध हैं और उसके जरिए भी ये पूरी तरह से साफ होता है कि किस तरह से धर्मांतरण के काम में वो लगे हुए थे। आप लोगों ने सुना या फिर नहीं सुना? मैं बोल लूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गए। उनकी बातों से पता चल रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4.5 साल से, और यहाँ पे कानून है, धर्मांतरण का भी कानून है और भी विषयों में सारे कानून यहाँ पे। इसके मतलब आप कानून को पालन नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। लगातार यहाँ पे धर्मांतरण की तो बात आप कर ही रहे हैं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन? लगातार बच्चों की बुखार से मौतें हो रही, उसके जिम्मेदार कौन? यहाँ पे किसान धरने पे बैठे और अपने सांसद के आरोपों पर भी कुछ कहिएगा अनुराग भदौरिया जी। शफीकुर रहमान साहब के बयान पर भी तो कुछ कहिए ना। बोलने तो दीजिए। आप बोलूंगा। विषयांतर मत होइए ना, विषयांतर मत होइए, अपने सांसद को बचाने का काम मत कीजिए। धर्मांतरण जैसा गंभीर मुद्दा है, उस शख्स के खिलाफ तमाम वीडियोज हैं और बैठकर आप उसकी तरफदारी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक मिनट बोलने का मौका दीजिए, नहीं बोलूंगा तब टोकिएगा। आप सुधांशु जी के साथ मत जाइए, आप उनके साथ नहीं जा रही हूँ। हम जब आपसे आप मुझे बोलने सवाल पूछना मेरा काम है, विषयांतर मत होइए ना। जिस विषय पर आए हैं कम से कम पहले सवाल का जवाब तो उसी विषय पर दीजिए। अरे आप इतना टाइम अपना खराब कर रही है, मेरा भी कर रही है, बोलने तो दीजिए ना मुझे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब जहरीली शराब पीने से बोलने दीजिए, आपने लय खराब कर रही है। आप
यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, तब कहाँ जाते हैं? भू माफिया पैदा हो जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं? साधु संतों की मौतें हो रही है, तब कहाँ जाते हैं ये? और मैं इनसे कहता हूं, वो तो हमारे भगत साहब तो कह रहे हैं ये तो पूरे समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े हैं, हर समाजवादी पार्टी को जेल में डाल देते हैं, तब कौन सा कानून है भाई? ये रैली करेंगे तो कोई बात नहीं, समाजवादी रैली करेंगे तो कानून का उल्लंघन, जेल में डाल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सपा के लोगों को चुन चुन कर आप निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शन करते हैं तो हमें जेल में डाल देंगे। अरे शफीकुर रहमान पर भी तो कुछ बोल लीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊं। अनुराग भदौरिया, आप अपने सांसद की बातों का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? एक लाइन में प्रदर्शन करना, जेल में डालना कौन सा आप अपने सांसद की बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अनुराग भदौरिया, महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करना गुनाह है, क्यों जेल में डालते हैं भैया? तब सुधांशु कहाँ चले जाते हैं? पूछ दबा के घर में बैठ जाते हैं, तब तो वक्तव्य नहीं देते, गलत हो रहा है। अब बिना स्टॉप के आपकी ट्रेन ऐसे ही चलती रहेगी। अनुराग भदौरिया, आपके सांसद ने जो बात कही है वो सही बोल रहे हैं या फिर आपको लगता है चूंकि बहुत सारी उनकी बातों पर मैंने आपसे क्या बोला? भारतीय जनता समाजवादी पार्टी किनारा कर लेती है। उन्होंने जो बोला है वो उसमें और आगे ऐड करो, ये पूरी समाजवादी पार्टी को ही जेल में डालते रहते हैं। दिक्कत तो ये है। चलिए ठीक है, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास ये जाऊंगी। 4.5 ठीक है, हो गई आपकी बात। 4.5 अनुराग साल जी में ये नहीं बात सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि दरअसल चुन चुनकर बदला लेने का काम बीजेपी करती है, और वो तो कह रहे हैं सपा के लोगों को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है। ठीक है, अब जवाब सुनिए सुधांशु जी, सुधांशु जी को बोलने दीजिए, आप जवाब सुनिए। 5 सेकंड और दे दीजिए ना, आपने इतना टाइम दिया 5 सेकंड। आज तक आपने सुना होगा तिल का ताड़, ये ताड़ का तिल बनाते हैं। ताड़ क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसको छोटा मुद्दा बना देंगे। यहाँ पे किसान का मुद्दा छोटा हो गया, कह रहे हैं ना ये। यहाँ आपने सुना तिल का ताड़, ताड़ का तिल बनाते हैं। ये आपने 5-6 सेकंड मांगा था, हो गया अनुराग भदौरिया जी। अब जवाब सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी। ठीक है, हो गई आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए, एक सेकंड अनुराग प्लीज, अब देखिए आपका ऑडियो डाउन करना पड़े, उससे अच्छा आप खुद चुप हो जाइए। अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज, हैसियत नहीं कि अनुराग भदौरिया प्लीज, इनकी हैसियत नहीं महिला अत्याचार पे डिबेट कर लें। इनकी हैसियत नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ किसान धरने पे बैठा है यहाँ पे डिबेट कर लें। इनकी हैसियत नहीं बच्चों पे मौतें हो रही है उस पर डिबेट कर लें। इनकी हैसियत नहीं है कि कोविड में लोगों की मौत हुई, डिबेट। अनुराग जी, अगर अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो पूरे डिबेट के दौरान मैं आपको म्यूट रखूंगी। अनुराग भदौरिया प्लीज, डिबेट की मर्यादा होती है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उस मर्यादा का आप पालन कीजिएगा। अनुराग भदौरिया की आवाज को डाउन किया जाए प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक एक करके बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, एक मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक तो जिस प्रकार की भाव भंगिमा, शैली और असंतुलन दिखाया अनुराग जी ने, तो वो समझ में आता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात, पहले इनके उस वाक्य का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इनके हिसाब से अपराध हो रहा है। तो हैसियत की बात है तो आइए विधानसभा में कितनी बार उठाया मामले, कितनी बार उठाया विधानसभा में? नेता प्रतिपक्ष तो आपका है, सदन में कब उठाया? क्योंकि सदन में बात तथ्यों पे होगी। आप बाहर आके भाषण बोल जाइए और आके पब्लिक के बीच में बोलिए। सदन में आंकड़ों पे बात होगी और आंकड़ों पे जब सारी बात साफ होगी कि आपके जमाने में क्या था, इस बात का उत्तर दिया है योगी जी ने। प्लीज एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आपने लगातार अपनी बात कही है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, आप सुन लीजिए। यहाँ पे 100-150 बच्चों की मौत होगी, आपकी हैसियत। अनुराग भदौरिया जी, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, आप इस तरह से डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकते हैं प्लीज। अनुराग भदौरिया, जनता देख रही है, देश के उत्तर लगातार प्लीज, जब तक मैं न कहूँ तब तक उनकी आवाज को डाउन रखा जाए। अनुराग भदौरिया जी, ये कोई तरीका नहीं है कि बाकी मेहमान भी इंतजार में हो और आप लगातार बोलेंगे। मना करने के बावजूद भी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा। प्लीज, कम से कम डिबेट की मर्यादा होती है और उसका पालन सभी को करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन महत्वपूर्ण है ना, अगर इतने सालों से ये शख्स संलिप्त था, आपकी 4.5 साल हो गए वहां पर सरकार, तो अब जाकर जब 6 महीने चुनाव को बचे हैं तब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी तक क्या कर रही थी पुलिस आपकी? अगर आप ध्यान करिए तो हमारी तो सरकार जिस दिन से आई पहले दिन से कार्रवाई शुरू हो गई थी। अवैध बूचड़ खाने, ये पहले महीने की बात है। उसके बाद सिर्फ मदरसों से कहा गया कि जो पंजीकृत मदरसे हैं वो अपनी लिस्ट दे दें पंजीकृत छात्रों की, तो उस समय कहा गया, परेशान किया गया। तब तो सरकार नई आई थी। और अनुराग भदौरिया जी ने इतना बोला, सिर्फ एक आंकड़ा रखता हूं, हमारी सरकार ने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की अनधिकृत संपत्ति जब्त की है। इनकी सरकार में ये 1 करोड़ की भी संपत्ति दिखा दे जो किसी माफिया की है, जब्त की गई हो। क्यों? अरे सब मिलजुल के काम चल रहा था। उसमें समस्या क्या था? जहां तक उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही, तो गिरफ्तारी तो किसकी हुई? आजम खान की हुई थी ना।
तो क्या वही सारी की सारी समाजवादी पार्टी है? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? क्या समाजवादी पार्टी के किस नेता के साथ हुआ? और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है, इन सब पे कार्रवाई हो रही है, इसका समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? खैर, अब आइए आज के विषय पे जवाब दीजिए। जिस प्रकार धर्मांतरण की बात है, चित्रा जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां राजनीति से परे हटके। ये जितने धर्मांतरण के केस होते हैं, हम और आप हैं, तस्लीम रहमानी जी हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, हमने अपना अपना धर्म पूरा नहीं पढ़ा है। कोई मुझसे कहे कि सारे वेदांग और सारे वेद वेदांग उपनिषद बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा सारा, मैंने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है। और उसके बाद कोई कहे कि इस्लामिक भी पढ़ लिया हो, सारे हदीस भी पढ़ लियो, कुरान भी पढ़ लियो, बाइबल भी पढ़ लियो, तब ये कहा जाएगा ना कि तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। मगर यहां बड़ी मजेदार बात है, जो व्यक्ति सबसे अशिक्षित होता है, जो सबसे गरीब होता है, जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, वही सबसे पहले धर्मांतरण कर लेता है। यानी ये मान लिया जाता है कि उसने अपना धर्म भी पढ़ लिया, दूसरे का भी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद, और मैं चुनौती से कहता हूं, जितने भी लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, इसमें से कोई फारसी क्या उर्दू की लिपि भी ढंग से पढ़ना नहीं जानता होगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाएंगे। लेकिन रहमानी साहब, चूंकि इस पूरे मामले में आपको क्या नजर आता है? समाजवादी पार्टी के सांसद और आपके विधायक की ओर से कहा जा रहा है चुनाव के पहले मुसलमानों को टारगेट करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि एटीएस की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है शरीयत के अनुसार व्यवस्था लागू करने हेतु जनसंख्या अनुपात बदलने के उद्देश्य से ये शख्स करवाता था बड़े स्तर पर धर्मांतरण। एटीएस ने यह भी कहा है कि देश भर में कई मदरसों की फंडिंग कर यह तैयार करता था धर्मांतरण का नेटवर्क। तो इस पर क्या है पक्ष आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, इस मुल्क में जबरन मजहब को तब्दीली करवाना पहले दिन से गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत है। पहले दिन से, जब से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से आज तक जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली करवाना एक जुर्म है, और जो आदमी जुर्म कर रहा हो उसको जेल के पीछे जाना चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क में धर्म परिवर्तन के लिए, तब्दीली मजहब के लिए प्रीचिंग करना बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है कि मैं अपने मजहब की तबलीग करूं, उसकी इशाअत करूं, प्रीचिंग करूं। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। इस सिद्दीकी जी के मामले में ठीक किया सरकार ने या गलत किया? मैं इसीलिए कह रहा हूं, उस राइट को कोई इम्पीच नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी भी धर्म परिवर्तन को फोर्सफुल या विलफुल दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी पूरे देश में है, वो धर्म परिवर्तन के लिए अगेंस्ट नए नए कानून और तब्दीली मजहब के लिए दावत का काम करते, एलानिया छुप के नहीं करते, कि कहीं पर्दे के पीछे बैठ के नहीं करते, अकाउंट्स भी खोल के रखे। एफसीआरए के जरिए फंड बाहर से लेना देश की सैकड़ों हजारों संस्थाएं कर रही है, जुर्म नहीं है वो। लेकिन अगर अब यूपी की एटीएस एक एफआईआर बनाया तो उसमें तो जाहिर है उसको अपना स्टैंड को पॉजिटिव एंड स्ट्रांग बनाने के लिए इस किस्म के इल्जामात लगाने ही पड़ेंगे, वरना फिर कोई बताइए सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि खुले तौर पर सब कुछ किया जा रहा था, रुख है और ये बात तो सच है। यूट्यूब पे भी तमाम वीडियोस हैं, मैं खुद ही बहुत सारे वीडियो सुनकर आ रही हूं। बता रहा है कि यूपी की अदालतें भी यूपी पुलिस के इस एटीट्यूड से तंग आ चुकी है। बताइए सुधांशु। रिमांड देने से इनकार कर दिया है। हाँ, आप देखिए, तस्लीम रहमानी जी ने जो बात कहा उसमें 2-3 पॉइंट का उत्तर देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि धार्मिक रूप से प्रीचिंग करने का, यानी अपने धर्म का उपदेश देने का अधिकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, तो आपने कहा कि हम कोई छुप के नहीं कर रहे, तो खुलेआम कर रहे थे। मान्यवर, एक नहीं 5000 मामले उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल की पुलिस ने, केरल की एटीएस ने केरल के कोर्ट में 1995 से 2010 के बीच में लव जिहाद के जो किए थे उसमें सब में नाम बदलकर सोशल मीडिया पे प्रयोग किया गया था, यानी पूरा छल बल के साथ किया गया था। तीसरी बात, आपने कहा कि अगर हमारे अपने मजहब के साथ है तो हमें अपनी बात कहने का हक है। तो आज आप यहां टीवी पे बोल दीजिए कि अगर उसमें यह लिखा है कि शरीयत का कानून लागू करने के लिए जनसंख्या का अनुपात बदलना जरूरी है, तो आपके हिसाब से यह मजहबी प्रीचिंग है या यह मजहबी प्रीचिंग नहीं है, यह धर्मांतरण है? हाँ या नहीं में उत्तर दे दीजिए। आप इसके पक्ष में या विपक्ष में? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एफआईआर में पुलिस तो कुछ भी लिखेगी जो उसके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन ये रीजन नहीं है
शरिया लॉ यहाँ नहीं आ सकता भाई, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। ना कोई कोशिश कर रहा है और ना ये रीजन है किसी को कन्वर्ट करने का। और आपने जो फरमाया था कि पूरा का पूरा विद्वान हो जाए एक धर्म का और उसके बाद कन्वर्जन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। आशिक को तो कभी कभी बस एक अदा पसंद आती है, इसकी पूरी पर्सनैलिटी को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अदा पसंद आती है और कन्वर्जन हो जाता है। इसके लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं होती है जो आप तर्क दे रहे हैं। दूसरे शरिया ला या पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पर्पस नहीं है। पर्पस सिर्फ वो है कि जो हम ये समझते हैं कि हम हमारी जो एटीएस की बातों पर भरोसा नहीं है आपको रहमानी साहब? उसे जो कबूल करना एटीएस ने तो चाहता है बड़े डिटेल में लिखा है, एटीएस की बातों पर भरोसा नहीं है आपको, तो किसकी बात पर भरोसा नहीं, करेंगे? मुझे अगर कोर्ट को भरोसा नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? हाँ। अदालत ने भरोसा नहीं किया, रिमांड देने से इनकार कर दिया। आज मैंने इसीलिए कहा अदालतें तक आ गई ये यूपी पुलिस के एटीट्यूड से कि जो रोजाना वो अजीबोगरीब किस्म के हरकतें कर रहे हैं। अरे आजम खान जैसे आदमी पे, समाजवादी पार्टी पे अनुराग भदौरिया बोल भी नहीं सकते यहाँ पर कि उनके हक में एक जुमला। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, मग्गा चोरी, किताब चोरी, जमीन चोरी, ऐसे ऐसे छोटे अनुराग भदौरिया को वो नहीं बोले अपने नेता के पक्ष में, इसी यूपी ने लगाए और अपने ऊपर से कत्ल के इल्जाम वापस ले लिए, चोरी के वापस ले लिए, आतिशबाजी के ले लिए 12 केसेस योगी जी ने अपने ऊपर से वापस ले लिए। मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी आप सबका जवाब दीजिए। 2 और मैं विशाल मिश्रा, अहमद खान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर से तो केस वापस लिए जा रहे हैं, विरोधी दलों के नेताओं पर केस थोपे जा रहे हैं और पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस तो अपने मन से और सरकार के कहने पर तमाम बातों का जिक्र कर देती है प्रेस नोट में। चित्रा जी, आपने 2 ही पॉइंट सिर्फ कहूंगा। तस्लीम रहमानी जी ने देखिए क्या इकबालिया किया है। पहला तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जरूरी नहीं है कि पूरा धर्म पढ़ने के बाद ही कोई व्यक्ति बदलाव करे, एक अदा पसंद आ जाती है। इसका मतलब मान लिया कि बगैर पढ़े लिखे, इसलिए जो अदा पसंद आती है तस्लीम रहमानी जी, वो कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों को ही अदा क्यों पसंद आती है? अरे कोई पढ़ा लिखा हो तो बताइए। जैसे हमारे यहाँ है वेदों के बारे में वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देने वाले, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की है, उन लोगों ने आके खुल के बोला है। और हमने कभी नहीं कहा कि हमारे मजहब में आ जाओ। अरे अदा पसंद आती है तो अंदर आने की क्या जरूरत है? किसी ने अब तक नहीं जितना मैं आपको चुनौती से एक बात कहता हूं, सबने आके बोला, हमने स्वेच्छा से कबूल किया है। और मैं आपको बता रहा हूं आज आप यूपी का इलेक्शन कमा लीजिए, लोगों को गिरफ्तार करके विवशता से कबूल किया है, क्योंकि इतने धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही है ना तस्लीम रहमानी साहब। धर्मांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही है। अब चूंकि एक इस्लामिक स्कॉलर का नाम सामने आ गया है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन उनके वीडियो सुने हैं आपने तस्लीम रहमानी साहब? वीडियो सुने हैं आपने? वो तमाम लोगों का उदाहरण देते हैं, मैं खुद सुनकर आ रही हूँ। यूट्यूब पर उनके वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें वो कुरानोपैथी के जरिए इलाज का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति का हवाला देकर। वो बताते हैं कि एक शख्स ने धर्म परिवर्तन किया, उनको अपने परिवार में दिक्कत हो रही थी तो मैंने कहा विदेश चले जाओ, विदेश में वहां पर तुम बदल जाओगे। और इस तरह की बात करता है ये शख्स। दिली तार जुड़ा हुआ है कि आजम खान के लिए जितना दर्द अनुराग भदौरिया को नहीं, उससे ज्यादा तस्लीम रहमानी को हो रहा है। हाँ, इसलिए कि आजम खान भी एक अलामत है कि मुसलमानों पर जुल्म करने का काम बीजेपी कर सकती है। इसलिए कि आजम खान वो नेता है जिन्होंने 1990 में बोला था कि भारत माता एक डायन है। 150 से ज्यादा, इसलिए आपको वो अच्छे लगते हैं, जिसके लिए आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी। अगर आप एक मुसलमान लीडर पर जो वोकल लीडर है उस पे लगा के 1 साल जेल के अंदर बंद करके आप सिंबोलाइज कर रहे हैं पूरी यूपी के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कि हम कर सकते हैं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, कोई और नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, एमएस खान साहब विशाल मिश्रा जी की बात नहीं हो पाई है। एमएस खान साहब पहले आपके पास आते हैं, अत्याचार हो रहा है। एक बार एमएस खान जी की बात हो जाए। एमएस खान साहब, क्या बीएसपी को भी लगता है कि चुनाव के पहले दरअसल धर्मांतरण के मुद्दे पर जो गिरफ्तारियां हो रही है वो चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? एमएस खान जी, अनुराग एक सेकंड, बीएसपी को भी बोल लेने दीजिए। अनुराग अब मैं आऊंगी आपके पास। एमएस खान साहब, एमएस खान साहब, दूसरे को बुलवाना चाहते हैं। अनुराग प्लीज, हमें ये डिक्टेट करना छोड़िए आप। एमएस खान साहब अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। ये बुलाया जा रहा है। हाँ, मैं आप जाए बहुत बड़ा बात होगा कि धर्मांतरण
एमएस खान साहब, माफी के साथ आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास भी लौटूंगी। देखिए, यूपी एटीएस की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें साफ साफ लिखा है, मौलाना कलीम लोगों के बीच में इस विश्वास को जागृत कर रहा था कि शरीयत के अनुसार बनी व्यवस्था ही सबको न्याय दे सकती है, और इस बात को समझाने के लिए मौलाना कलीम 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत के अनुसार ही निपटाने की बात पर बल देता था। अगर इस तरह के शख्स की गिरफ्तारी होती है जिसके ऊपर धर्मांतरण कराने और विदेशी चंदा लेने जैसे गंभीर आरोप हैं, तो आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा ही गलत है और वो मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बोलिए। जी, मैं सबसे पहले कमजोर की बातें कहूँगा। सबसे पहले कि इस्लाम धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण कराना, प्रलोभन से कराना या कोई लालच देके कराना, ये इस कानून के खिलाफ है। इस्लाम की इजाजत नहीं देता है, ये हराम है, हलाल नहीं। दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लोग में जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें संविधान जो हमारा आइन है वो इजाजत देता है कि कोई भी धर्म में आप स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं। अरे जोर जबरदस्ती, लालच देकर, पैसा देकर थोड़ी ना धर्मांतरण कराया जाएगा। इसमें तो वही आरोप लगे हैं मौलाना कलीम के ऊपर। तो किस चीज पे आरोप लगे हैं? किस चीज पे बताइए आरोप लगे हैं? बताया तो मैंने आपको कि पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। जनसंख्या वृद्धि उनके दिमाग में था। आपने पढ़ा है प्रेस रिलीज एटीएस की ओर से जो जारी किया गया है? पैसे को देकर धर्मांतरण करना जायज नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ पैसे को देकर धर्मांतरण करना जायज नहीं है। अगर पैसे से धर्मांतरण हो रहा है तो धर्म नहीं परिवर्तन कर रहा है, वो पैसे का धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन इसके लिए ये समय, ये अभी मौलाना के पास कितने रुपए आए, कहाँ से आए? विदेश से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए और कुल फंडिंग 3 करोड़ के सिर्फ उनको लेकर सबूत मिले हैं। हालांकि उनके नेटवर्क उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं पिछले महीनों जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलने दिया, हमको बोलने का मौका नहीं मिला। मैंने आपने पूछा था ना कितने पैसे आए, तो मैं बता रही थी आपको। फंडिंग हो रही थी तो पैसे कब से हो रही है? कौन मदरसे में गया? एक मदरसा मैं भी चलाता हूँ, मेरे मदरसे में फंडिंग नहीं हुई, मेरे मदरसे में फंडिंग नहीं हुई है। और ये चुनाव जब 2-3 महीना बचा तब ये फंडिंग का केस आ गया। क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करना चाहते हो आप। ये आप अभी या तो यहाँ की सरकार फेल है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है और उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल है कि अभी तक पकड़ नहीं पाई। फंडिंग इनका आया, आज आया थोड़ी आया है। जो आप डिबेट कर रही हैं तो आज थोड़े फंडिंग आया है। अरे गिरफ्तारी अब हुई है ना, इसलिए डिबेट कर रही हूँ। ठीक है, आपने कहा फंडिंग आज थोड़ी ना आया, वो कह रहे हैं सुधांशु जी फंडिंग तो पहले से ही आ रहा था। क्यों नहीं पकड़ा इसको? अब जाकर क्यों गिरफ्तारी हुई और हमारी सरकार आई है चुनाव आने के तब बाद से पकड़ रहे हैं, चुनाव अभी बाकी है, उसमें पकड़ रहे हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है केंद्र से, अरे मान्यवर, आप लोगों को हिंदू मुसलमान नजर आता, बड़े दुख की बात है कि आपको हिंदू मुसलमान में जब किसी आपराधिक प्रवृत्ति के मुसलमान पे कार्रवाई होती तभी मुसलमान नजर आता है। किसी पढ़े लिखे अच्छे मुसलमान के पक्ष में आप खड़े होते नजर आते हो तो मुझे बताइए। वो मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ये वही पार्टियां हैं। अब सुन लीजिए, ठीक है एमएस खान साहब, आपकी बात हो गई, अब सुन लीजिए प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये बता दीजिए फंडिंग कब से आ रही है, बता दीजिए। ठीक है, मदरसे का नाम बताइए, कौन कौन मदरसे फंडिंग वो हुई है? मदरसों का नाम पूछना है कि जहां पर फंडिंग की गई है बड़ी विदेशों से। मजेदार बात यह है, हाँ, बड़ी मजेदार बात यह है कि जब 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से आई और उसका पूरा ट्रैक मिल गया है, तब यह कहा जा रहा है कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे विचित्र तर्क तो चित्रा जी आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये तो सुनने में आता है कि कोई चोर पकड़ लिया जाए तो कहे मेरे ही को क्यों पकड़ा, चोरी तो बहुत लोग कर रहे थे। मगर यहां तो है कि सबूत के साथ पकड़ लिया गया तो कह रहे हैं अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। जनाब, जब से सरकार आई है जाकिर नायक भाग के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके भी फाउंडेशन में 2015 से कार्रवाई हो रही थी। और सुनिए, डिबेट नहीं हो रहा है यहाँ, फंडिंग के ऊपर डिबेट हो रहा है। कैसे आया पैसा? जो बात कह रहे थे कि जब से सरकार आई तब से बात कह रहे हैं ना, तो मैंने 2014-15 से बताना शुरू किया। उसका कोई आज के चुनाव से लेना देना नहीं है। और आप लोग जाकिर नायक के भी पक्ष में बोल रहे थे उस जमाने में। डेट बताइए कब फंडिंग हुई, डेट बताइए कब फंडिंग हुई, आप डेट बता दीजिए। और किन मदरसों? अरे भाई यही तो, ये बता दीजिए, बताइएगा ना किस मदरसे में गया और किस। अरे भाई, जब आपसे कह रहा हूं कि जब एसआईटी इसकी जांच कर रही है, अब लगातार बोलते चले जाओ, जब एटीएस जांच कर रही है तो उस जमाने में तो आपको एक एक चीज का डिटेल आएगा जांच में कि कहां से आई ये पैसा, आकर कहां तक पहुंचा। जब सीए और उसी के आधार पर ऊपर कार्रवाई की गई। विशाल मिश्रा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए।
बिला वजह की बात कर रहे हैं यार पंडित जी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने अमाउंट के साथ कोट किया है और आप बिल्कुल तफसील से रहिए कि वो पैसा कहां से आया और कहां पहुंचा, वो पूरा ट्रैक अदालत के सामने सरकार और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। एमएस खान साहब, पिछले ही महीने गुजरात से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और वहां पर भी करोड़ों की लेन देन की बात सामने आई है। एक बार विशाल मिश्रा जी की मैं टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। विशाल मिश्रा जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भीतर ये भरोसा सरकार कैसे भरेगी और कैसे बताएगी कि दरअसल जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके पीछे सरकार की मंशा साफ है, धर्मांतरण से ही जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये भरोसा सरकार कैसे पैदा करेगी? चित्रा जी, मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यहाँ पर बैठे हुए जो है विद्वान जनों पैनल से, कि अगर आप बार बार ये बात कहते हो कि सभी धर्म पंथ एक समान है, तो फिर धर्मांतरण का सवाल उठता क्यों है, और वो भी धन बल छल से क्यों उठता है? और चित्रा जी, आप क्रोनोलॉजी समझिए, निर्दोष लोगों को मारा जाता है। अरे शांत रहिए, पहले सुन लीजिए। बारी बारी से एमएस खान साहब एक बार बोल लेने दीजिए। विशाल मिश्रा जी आधे घंटे से ज्यादा समय से चुप बैठे हुए थे, एक बार उनकी आवाज को भी थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। एमएस खान साहब, ये पीड़ित बताना हर बात पे छोड़ दीजिए। एक बार विशाल मिश्रा जी अपनी बात आगे बढ़ाइए जल्दी से। चित्रा जी देखिए, मैंने आपसे पहला सवाल किया कि जब बार बार कहते हो कि समान है तो धर्मांतरण का सवाल उठता क्यों है, और वो भी धन बल से। नंबर 2, चित्रा जी, इसकी क्रोनोलॉजी ये पहले जिहाद के रूप में आता है जिसमें निर्दोष लोगों को मारा जाता है, फिर ये हिंदू आबादी में घुसकर उसको लव जिहाद और धर्मांतरण का रूप देते हैं। इनसे पूछिए कि 2010 में केरला के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था कि पीएफआई की भागीदारी है, जनवर्जन कराया जा रहा है। 2014 में अरे किसी की भी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिएगा प्लीज। 3 लोग साथ में बोलेंगे, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। रहमानी साहब में लौटेंगे आपके पास, विशाल मिश्रा जी की बात एक बार पूरी हो जाए, विशाल जी की बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। चल रहा था, एक बार केरला में इस बात को लेकर आप चला रहे थे, तो देखिए चित्रा जी क्या है ना, आप इस बात को गौर करिए। 2014 में अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि नहीं तमाम समस्याएं हैं। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में ये प्रकरण खूब हल्ला हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई काम हुआ नहीं, काम हुआ। यहां तक कि मथुरा की आदरणीय सांसदा जी के सवाल को भी हल्के में टाल दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया, तो ये तुष्टीकरण को जो बढ़ावा देने की राजनीति रही है ना चित्रा जी, बार बार ये आरोप हिंदू मुस्लिम। आप मुझे बताइए, इस प्रकार के जितने भी तथ्य सामने आते हैं उसमें एक ही विशेष वर्ग का नाम क्यों आता है? आखिर कहीं ना कोई तो सोच आपकी काम कर रही है। और चित्रा जी, इनकी सोच है, कपोल कल्पित कल्पना है अनुराग भदौरिया जी बनाने की, ये इनकी कपोल कल्पित कल्पना है। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। फिर रहमानी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जो एक स्टूडेंट फोरम मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे जवाब इतनी देर से नहीं मिल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अजय को चुप कराओ, चिल्ला रहे कौन नहीं समझ पा रहे, हम लोग क्या समझेंगे? खुद नहीं पता है 2014, 2013, 2012 कर रहे हो, यहाँ बात 21 की हो रही है। तुम तो यार बच्चों को आगे पढ़ाओगे, पीछे का पढ़ाओगे? प्लीज एक एक करके बात करें। विशाल मिश्रा जी, आपकी बात हो गई है, अनुराग भदौरिया को सुनिए प्लीज। देखिए आप लोग प्लीज, विशाल मिश्रा जी हो गई, विशाल मिश्रा जी हो गई आपकी बात। मैं बोलूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। परिणाम देखिए। विशाल मिश्रा जी हो गई आपकी बात। अरे यार कैसे लग रहे हो, चिल्ला रहे भाई, बताइए। अरे कुछ नहीं, विशाल मिश्रा जी प्लीज, आप लोग चुप नहीं होते हैं न जाने। एक सेकंड सर, प्लीज मेरी बात को मानिए। विशाल मिश्रा जी, आप चाहते हैं कि मैं उनकी तरह आपको भी म्यूट करूं? प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, वो 2014 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 से 17 तक आपकी सरकार थी और इस तरह के मामले जब सामने आते थे तो उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। तो अब जब मौजूदा सरकार है वो धर्मांतरण के मुद्दे पर अगर कुछ करते हुए दिखाई दे रही है तो क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अरे कुछ नहीं चित्रा जी, दरअसल में इनसे भी पूछेंगे सुधांशु जी से कि इनके विधानसभा अध्यक्ष क्या कह रहे थे उन्नाव में। गांधी जी का अपमान कर रहे थे, महिला के कपड़े की बात कर रहे थे। ये आपकी मानसिकता आपके नेताओं की है। अगर उनसे पीछा छूटेगा तो एक मंत्री और वीरेंद्र तिवारी है, वो आदरणीय अंबिका चौधरी के बहन बेटी की बात कर रहे थे।
उनसे भी पीछा छोड़ जाओ। तो इनके चिन्मय स्वामी थे, अनुराग भदौरिया, उनसे भी बात करो। आपको विषय बताया गया था कि कौन से टॉपिक पे आप डिस्कशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? नहीं, आप हर जगह घूम आते हैं और मेन जो टॉपिक है उससे आप अपना पीछा छुड़ाते हैं। अरे बोलने तो सारे विषयों पर एक ही दिन में बैठकर चर्चा तो नहीं कर सकते ना अनुराग भदौरिया। विषयांतर मत कीजिए सब्जेक्ट को प्लीज आप। अरे एक्सपोज करना पड़ता है, वो तो बार बार भाग जाते हैं दूसरी तरफ। हम तो 2014 में चले गए थे, मैं तो आज की बात करता हूँ। तो आप तो आपकी जब सरकार होगी वो उसी का जिक्र करते, उसी तरह की बात ठीक है। बोलिए। बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, दिक्कत ये है। इनकी सरकार है, धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, सरकार जाने वाली है, धर्मांतरण मुद्दा नहीं है। बोलने तो दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए आप। अरे भाषण देने के लिए थोड़ी ना बैठे यहाँ पर अनुराग भदौरिया। अरे बोलने नहीं देंगे आप तो कहां से बोलूंगा। अब इनकी सरकार जाने वाली है, इनको पता है इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। अबे आए बाएं साएं, ये भैया कानून है, कानून अपना काम करेगा। तो इसके मतलब आप कानून नहीं, यहाँ पे कानून का राज नहीं है। इसके मतलब अगर आपकी सरकार में ये सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं तो इसके मतलब योगी फेल है। तो रिजाइन करके जाओ ना, टीवी पे क्या बैठ के आ जाते हो यहाँ पे आए बाएं साएं बोलने के लिए, जब आप कानून व्यवस्था यहाँ पे बना ही नहीं सकते। धर्मांतरण पे कानून है और कोई दूसरा कानून की व्यवस्था आप यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर क्यों यहाँ आते हो टीवी पे बोलने? आज यहाँ चले आते हो यहाँ बाएं साएं बोलने के लिए। इसके मतलब आप ये मान लो कि आप कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम नहीं कर पा रहे हो, चाहे महिला के संबंधित हो, चाहे धर्मांतरण के संबंधित हो, चाहे यहाँ पे या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार की बात हो। आप किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर आते क्यों टीवी पे बोलने के लिए? इतिहास सुनाने के लिए आपको बुलाया गया क्या? चलिए ठीक है, हो गई अनुराग जी आपकी बात हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी बात कीजिए। ठीक है, हो गई आपकी बात। 4.5 साल में क्या काम किया? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ 4.5 सालों में क्या काम किया आप बताइए। और मुद्दों से भटकाने के लिए ये धर्मांतरण का मुद्दा लेकर बीजेपी आती है। सुधांशु जी, तब आप कहां चले गए? अनुराग जी की आवाज डाउन कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सुधांशु जी आप जवाब देखिए चित्रा जी, कानून व्यवस्था की स्थिति इनके यहां पैदा होती जब इनकी सरकार होती। और आप देख रहे हैं डिबेट में कैसी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और किस ढंग की बातें किस शैली में बोल रहे हैं। अब मैं इस बात का जवाब देता हूं। देखिए जो इन्होंने आरोप लगाया, तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, भदौरिया जी, हमारी पार्टी में कोई नेता है जिसको कि आप ये कह सके कि उसको बलात्कार के मामले पे उच्च न्यायालय की फटकार के बाद माफी मांगनी पड़ी? या आपके आजम खां थे जिन्होंने बुलंदशहर के रेप के ऊपर कहा था ये तो हुआ ही नहीं, तो पॉलिटिकल रेप है। फिर हाई कोर्ट ने कहा बिना शर्त माफी मांगो, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। और उन्होंने लोकसभा में पीठासीन महिला के साथ बदतमीजी की और उसके बाद माफी मांगने से इनकार किया, और आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। और आपके मुलायम सिंह यादव जिन्होंने यह कहा था कि लड़कों से गलती हो जाए करती, इसलिए छोड़िए, उस विषय पे तो आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए सदन में नहीं ये विषय उठाते, क्योंकि सदन में हर बात रिकॉर्ड पे होगी, हर बात तथ्यों पे होगी। आए बाएं आकर यहां टीवी पे और बाहर बोलना बहुत आसान है। अब आइए धर्मांतरण के मुद्दे के ऊपर, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अरे आप लोगों का तो अनुराग बहुत जरूरी है। अनुराग भदौरिया जी, आपका अनुराग कट्टरपंथियों के लिए जग जाहिर है। आपके नेता तो 2017 के चुनाव में बोल चुके हैं कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे अयोध्या में गोली चलवा के, 40 मर जाते तो गम नहीं था, इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? इससे ज्यादा घृणा का भाव तो दो कम्युनिटीज में पैदा ही नहीं किया जा सकता कि एक को आप संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं, दूसरे को मरवा दिया था मैंने। ठीक है, अरे भैया आप जैसे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास नहीं की राजनीति नहीं करते। और आपने जवाब नहीं दिया कि हमारी सरकार ने 1886 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त की, आपकी सरकार ने कितने करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त की थी? जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री आंकड़े के साथ बोलिए, तथ्य पे। परिवार खानदान यही गाते रहते हैं, उनको यही नहीं पता है परिवार खानदान होना कितनी ब्लेसिंग की बात होती है। ईश्वर देता है परिवार खानदान, वो परिवार खानदान चिल्लाते रहते हैं, अपना काम तो बता नहीं पाते। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मुझे लगता है कि मेन मुद्दे पर अगर हम डिस्कशन करते जिस पर आए हुए थे, धर्मांतरण जैसा गंभीर मुद्दा है, उसको लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। एटीएस ने जो बातें कही हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो फिर ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। लेकिन दरअसल विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि चूंकि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसी वजह से मुसलमानों को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से किया जा रहा है।